HealthySource.com welcomes Dr. T.S. Clear, Padma Bhushan Awardee, Chairman, Fortis Heart and Vascular Institute, गुड़गांव एंड फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज न्यू दिल्ली। आज हम डॉक्टर टी.एस. क्लियर से कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। किसी भी बंदे को कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है एक्सेप्ट अगर आपको कोई एक्यूट इलनेस है, जैसे आपको बुखार चढ़ा हुआ है या डायरिया है या आपको अस्थमा का अटैक हुआ है, तो ये एक्यूट इलनेस को सेटल होने के बाद ही वैक्सीन लगाना है। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद वैक्सीन का कोई फायदा ना हो। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो वो के इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे जिन लोगों को, जो लोग स्टीरॉइड्स पे हैं, जैसे पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट, पोस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, या कई बीमारियां होती हैं जैसे एसएलई, स्क्लेरोडर्मा, जो कि ऐसे लोग ना इम्यूनो सप्रेशन पे होते हैं, उनको भी वैक्सीन लगाने का कोई खतरा नहीं है। लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनपे ये एंटीबॉडी ना बने क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका कंप्रोमाइज है। दूसरी चीज है कि मैं समझाना चाहता हूं कि इस वैक्सीन से कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये लाइव अटेनुएटेड वायरस नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि जो वैक्सीन है कई, वो वायरस को हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि कमजोर हो जाता है, लेकिन वायरस का वायरस लेता है, वो लिविंग वायरस होता है। तो ऐसी अगर लाइव अटेनुएटेड वायरस हो तो बीमारी कर सकता है किसी मरीज में जिसका कि इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन जो वैक्सीन कोरोना का है ये तो लाइव अटेनुएटेड वायरस नहीं है, ये तो इसमें से जेनेटिक मटेरियल लिया हुआ है, तो वायरस है ही नहीं पूरा। तो इसकी वजह से वायरस आपको कोविड नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लिया, जिन्होंने एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद पता चला कि कोविड हो गया, तो वो भैया वैक्सीन की वजह से नहीं है, वो पहले उनको इन्फेक्शन पहले ही थी जो बाद में पता चली। सो डोंट ब्लेम द वैक्सीन फॉर अकरेंस ऑफ कोविड, ये मैं आपको समझाना चाहता था, राइट। और दूसरी बात ये है कि दोनों वैक्सीन इक्वल हैं, कोई उनमें फर्क नहीं है। और कुछ कोविड वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन के बाद कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि ब्लड क्लॉट बने हैं लोगों की, जैसे टांगे वाली अपनी वेन्स हैं, जो लेग वेन्स हैं, या जहाँ अपने पेल्विस की बोन्स हैं, और जो क्लॉट जो है फेफड़े में जा सकते हैं और ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल ऐसी भी हैं जिनके जो ब्रेन की साइनसेस होते हैं, वेन, तो उसमें क्लॉट बने हैं, लेकिन ये केस बहुत ही कम है और उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा एक पॉइंट और मैं रिपीट करना चाहता हूं कि कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रहा था कोई, जिसमें वो कह रहे थे कि जी वैक्सीन लगाने के पहले आप सीआरपी करवाओ, अगर सीआरपी ज्यादा है तो आपको क्लॉट बनने के ज्यादा चांस हैं, तो आप मत लगवाइए। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट है। तो सीआरपी कराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी इसका कोई मतलब नहीं है, आप कोई बंदा वैक्सीन लगा सकता है। काफ़ी पेशेंट्स में देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट रिकवर कर लेते हैं, कोविड से रिकवर कर लेते हैं, बट काफ़ी कुछ दिनों के बाद उनको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसका रीज़न क्या है सर? देखो ऐसी बात नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र क्या है और उनको कोमॉर्बिडिटीज क्या है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। बहुत से लोग हैं इंडिया में जो कभी आपका चेकअप नहीं करवाते। अब जिनको हार्ट अटैक आता है कोविड के बाद, वो पहले कभी चेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन जो ट्रीटमेंट, जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज वाले हैं कोविड वाले पेशेंट, उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, पर जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है उनको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि उनको, अगर उनको कोई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उसका सही इलाज हो, स्मोक बिल्कुल ना करें, हाइड्रेशन पूरी रखें, और उनको इट इज अ गुड आइडिया के दे शुड टेक इकोस्प्रिन या एस्प्रिन की गोली खाएं 75 मिलीग्राम डेली, कम से कम 2-3 महीने जरूर खा लें, और उसके बाद अपना एक कार्डियक चेकअप करवाएं।
तो सर जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं क्या कि अगर वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो कुछ क्या प्रिकॉशन उनको लेनी चाहिए? जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, जो भी हार्ट की बीमारी हो, वेल्व की हो, पहले वेल्व रिप्लेस हुआ हो, या बाईपास सर्जरी हो, या स्टेंट डाला हो, या उनको हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट चल रही है, किसी पेशेंट को भी वैक्सीन की कंट्राइंडिकेशन नहीं है। और दोनों के दोनों वैक्सीन बराबर हैं। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की एफिकेसी में। तो मेरी सजेशन ये है कि सब मरीजों को जब भी वैक्सीनेशन की मौका मिलता है जल्दी से जल्दी कराएं। कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। और कोई भी ब्लड थिनर अगर वो ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, या कोई क्लोपिडोग्राल ले रहे हैं, या कोई एसिट्रोम ले रहे हैं, या कोई भी दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है। कोई उसके पहले कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा कुछ लोगों ने कहा था पहले कि वैक्सीन से पहले सीआरपी का टेस्ट कराना चाहिए। ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है वर्ल्ड में। तो वैक्सीनेशन लेने से पहले कोई किसी तरह का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, कोई भी हार्ट की दवाई बंद करने की जरूरत नहीं। आई होप दिस मेक्स यू क्लियर। यस सर। सर अभी काफ़ी लोगों को ये नॉलेज नहीं मिल पा रही है कि एंटीबॉडीज़ बननी कब स्टार्ट हो रही हैं। मतलब फर्स्ट डोज़ के बाद एंटीबॉडीज़ बन रही हैं या सेकंड डोज़ के बाद बन रही हैं? और सर जब बन रही हैं तो वो कितने टाइम तक बॉडी में परसिस्ट करेंगी? और सर कितने टाइम के बाद दोबारा वैक्सीन के लिए जाना पड़ेगा? देखो, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन ये है कि आफ्टर द फर्स्ट डोज एंटीबॉडीज स्टार्ट अपीयरिंग विद इन 10 days टाइम। 10 दिन के बाद एंटीबॉडीज बॉडी में मिलती हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर एक डोज लगी है वैक्सीन की तो 65% आपको प्रोटेक्शन हो जाती है, कोरोना नहीं होगा। अगर आपको दोनों डोज लग गई हैं तो आपकी जो प्रोटेक्शन है 95% के करीब हो जाती है। दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। उसका जो इंसिडेंस है बहुत कम है, वो है 0.06%। 0.06%। इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई कैलकुलेट इट करेक्टली तो 1000 में मतलब 6 पेशेंट को हो सकता है। लेकिन ये भी बात है कि अगर हो भी जाए कोरोना आफ्टर दी वैक्सीनेशन, ये माइल्ड होता है, ज्यादा सिम्टम नहीं होते, और सीवियर होने के चांस बहुत कम है, और मरने का चांस बहुत ही कम है। दोनों वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है लेकिन बहुत कम है। तो अभी तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है दुनिया में, पेंडेमिक को रोकने के लिए, अपने आप को बचने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, बल्कि सारे देश की वैक्सीनेशन होनी चाहिए जितनी जल्दी भी हो सके। दूसरा, मास्क है, प्रॉपर मास्क जिसमें मुंह भी कवर करो, अपना नोज भी कवर करो। जब भी घर से बाहर जाएं मास्क पहनो। और तीसरा, हैंड हाइजीन आप रखो। कहीं भी जाते हो किसी चीज को हाथ मत लगाओ, और जब वापस आते हो घर अपने सबसे पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो, उसके बाद किसी चीज को और हाथ लगाओ। बस, डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात इस्तेमाल करने की जरूरत तो सर जैसे जो लोग 2 शॉट वैक्सीन के 2 शॉट्स लगवा रहे हैं, तो उनका वैक्सीन का इफ़ेक्ट बॉडी पे कब तक रहेगा? मतलब कितने टाइम के बाद दोबारा वैक्सीन का प्रोसेस अंडरगो करना पड़ेगा? है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 1 साल आदमी सेफ है। तो हो सकता है कि ये वैक्सीन हमें हर साल लगाना पड़े, लेकिन इसके लिए मैं पक्की बात नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है साइंटिफिकली। तो सर जैसे यहाँ पे अभी हम बात करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही है इंडिया में। तो जिन लोगों ने ये दोनों वैक्सीन के शॉट्स लगवा लिए हैं, तो अभी कुछ सुनने में भी आ रहा था कि कुछ इंटरनेशनल वैक्सीन्स भी इंपोर्ट होंगी इंडिया में। तो इन केस अगर वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो क्या जो लोग 2 शॉट लगवा चुके हैं वो उस वैक्सीन को ऑप्ट कर सकते हैं? क्या वो लगवाना ठीक रहेगा उनको, या कितने टाइम तक वेट करना है उसके बाद लगवाना चाहिए?
देखो ऐसे है कि जिन दो लोगों को दोनों लग गए हैं उनको कोई और वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कम से कम 1 साल बारे में मत सोचें। लेकिन अगर किसी आदमी को वाकई बहुत ज्यादा डर है कि भी मेरे को कोई और वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, तो दूसरे वैक्सीन सोचने के पहले उसको अपनी एंटीबॉडीज करानी चाहिए। अगर एंटीबॉडी टाइटर ठीक है फिर तो कोई मतलब नहीं कोई और वैक्सीन लगाने का। लेकिन अगर एंटीबॉडी टाइटर नहीं बना या बहुत कम है, देन दे कैन थिंक अबाउट एनी वैक्सीन। हेलो आकृति जी, आप ये डॉक्टर टीएस क्लेयर हैं, आप इनसे जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं आप कर लें। हेलो, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। या डॉक्टर, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और 10 दिन की तबीयत खराब हुई थी। अब उनको फीवर तो नहीं है लेकिन वीकनेस और खांसी है। पहले तो मुझे ये पूछना है कि जो फेबी फ्लू होती है क्या वो 10 दिन बाद तक इफेक्टिव रहती है पेशेंट में? हाँ हाँ बाबू, आपको दे दी है ना, तो फेविब्रू तो उन्होंने ले लिया ना। नहीं नहीं, नहीं दी उनको फेबी फ्लू तो। नहीं वो जो आपने उनके लिए डॉक्टर को कंसल्ट किया था तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया था? मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब हुई थी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले, तो तब पापा मम्मी दोनों की तबीयत खराब थी, तो फिर हम लोग डॉक्टर पे कैसे जाते। लेकिन मेरे मामा, उनको भी डॉक्टर ने जो दवाई बताई थी वही सेम डोज मम्मी पापा की शुरू करी थी, अजीथ्रोमाइसिन, तो डॉक्सीसाइक्लिन। आपकी मम्मी को प्रॉब्लम कोविड है कि नहीं है? जी है, उनका सीटी स्कोर 25 में से 6 है। पॉजिटिव? अब उनको फीवर तो नहीं है लेकिन उनको खांसी और वीकनेस है, मम्मी को भी और पापा को भी। तो पहले तो ये इस दवाई की ज़रूरत अब है या नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और दूसरा ये कि खांसी को कम करने के लिए क्या किया जाए, मतलब उनका सीआरपी जो रिपोर्ट है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई आई थी। डी डाइमर कैसा है? डी डाइमर उनका नॉर्मल है 71। नॉर्मल है, ठीक है। देखो ऐसे सैचुरेशन ठीक है उनकी? सीआरपी उनकी 6.8 है, नहीं, 5 होनी सैचुरेशन चाहिए जो। सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, वो उनकी ऑक्सीजन नॉर्मल है 97 to 99, दोनों की, मम्मी पापा दोनों की। वेरी गुड। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हाँ तक जी। सैचुरेशन उनकी ठीक है तो कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। जो उनको रूटीन आपने मेडिसिन दी है, जैसे जिनको बिट होती है उनको वो दी थी आपने, डॉक्सी साइक्लिन और हाँ एरिथ्रोमाइसिन जी। वगैरह, हाँ जी, उनकी पूरी वो दे 10 दी है दिन ना? की डोज थी। हाँ जी। इवरमेक्टिन भी दे दी है। हाँ जी, इवरमेक्टिन उनकी 5 दिन की थी। ठीक है, फिर कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उनको बस उनको खांसी के लिए सिर्फ स्टीम इनहेलेशन करनी है और कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। अभी उनकी वाइसोलोम 10 mg, डेबरगेटम 110 mg और क्योचिसिन चल रही है, और पापा के लिए एस्पिरिन चल रही है क्योंकि पापा का थोड़ा वो वाइडल ठीक है, वो विडाल टेस्ट चलाते पड़ा रहो। हुआ था। कितने दिन देनी हाँ है नहीं, और ये वो कितने चलाते दिन में रहो। जो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, कब देखो जो तक? तो ये ये जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है ना जितने चलानी है उसके मुताबिक चलाते जाओ, लेकिन मेडिसिन ये ठीक। अच्छा, तो और कुछ देने की जरूरत नहीं है ना, फेबिफ्लू और ये सारी दवाइयाँ? नो 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 नो, नथिंग नथिंग। और डॉक्टर सर, बस एक और चीज़, जैसे मम्मी ना 6 मिनट टेस्ट के लिए, वीकनेस बहुत है, वो 2 मिनट ही वॉक कर पाती हैं फिर थक जाती हैं। सांस में दिक्कत नहीं है पर थकान और वीकनेस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत कॉमन चीज है कोविड वाले पेशेंट में, और इसमें कई बार 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं ठीक होने के लिए। उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उनको जो खाना पीना है, न्यूट्रिशन अच्छी लेनी है। अच्छा। अगर वो नॉन मतलब कि अंडा खा लेती हैं तो उनको एक एग जरूर देना नहीं, डेली। वो अंडा तो नहीं खाती हैं, वेजिटेरियन है। हाँ तो फिर उनको बोलना है कि अपनी न्यूट्रिशन डाइट ठीक रखें। कोई हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएं, स्पिनच खाएं, कोई उनको पनीर की सब्जी वगैरह खिलाइए, और अच्छा। थोड़ा फ्लूइड इनटेक ज्यादा रखिए। ठीक है। और उनकी ओके सर। मल्टीविटामिन तो चल ही रही है, लेकिन 2-3 हाँ हफ्ते जी। लगते हैं ये वीकनेस ठीक होने में। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें खांसी आ रही है, बलगम फील होती है पर वो निकल नहीं पाती है, उसके लिए भी उनका हाँ सिरप वो चल रहा है उस जो डॉक्टर ने बोला।
सिर्फ सारे के सारे बेकार होते हैं, ये समझ लो अच्छी तरह से, किसी सिर्फ का कोई खास फायदा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो स्टीम इनहेलेशन है, उनको स्टीम कराओ आप बस 2 या 3 बार। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर। ओके सर हमारे साथ ओके एक कॉलर और हैं, मिस्टर सुनील। तो मिस्टर सुनील, आप भी जो क्वेश्चन है आपके आप पूछ लें डॉक्टर से। नमस्ते डॉक्टर सर। नमस्ते जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे को ना लास्ट ईयर मई में कोरोना हुआ था, तो अभी लगभग 20 तारीख को 1 साल हो जाएगा, और मैं तब से ना रेगुलर इंटरवल पे प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ, और अब तक मैं 17 टाइम्स प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूँ। तो मेरे को ये पूछना था कि इतना ज्यादा उसका कोई लीवर पे, किडनी पे या किसी ऑर्गन पे कोई असर होने का डर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बस यही पूछना था, क्योंकि मेरे एंटीबॉडी लेवल तो अभी भी मेरे 16 से ऊपर और 500 से ऊपर टोटल एंटीबॉडीज बने, मतलब टेस्ट मेरा सही आता है, हेमोग्लोबिन भी सही है। बस घर में थोड़ा सा ये डाउट था कि कहीं इतनी बार करने से कोई बॉडी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। तो आप ऐसे इंसान हो जिसने परमात्मा को दूसरों की हेल्प के लिए बनाया है, यू आर लकी मैन। नहीं सर, वो तो हमारे विपिन जी और आपका भी, मैं पहले से ही ना, पहले आपका मैंने लास्ट ईयर आपने एक प्रोग्राम किया था, तब भी मैं आपके मैंने देखा था, तो जो आपकी गाइडेंस जो आपने उस टाइम भी स्टार्टिंग में अच्छा। लास्ट ईयर अप्रैल मई में जो गाइडेंस दी थी, मैंने उनको फॉलो किया था, और मैं मेरे ख्याल में उस टाइम में पहला बंदा था जो घर पे ट्रीट हुआ था, तो आपका शुक्रिया Right. करना था, इसलिए भी मैं आया था। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू भाई, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। हेल्दी सोच के व्यूअर्स के साथ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर।